एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पे हम सिर्फ एक चैप्टर या एक वीडियो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स सेट की। तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th में सोशल साइंस में हिस्ट्री का एक टॉपिक, इतिहास का जो आज का अपना टॉपिक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें अपन देखेंगे आज परिचय और आधुनिक युग से पहले की दुनिया कैसी थी। अभी अपन मॉडर्न युग में जी रहे हैं, मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो आधुनिक युग से पहले की दुनिया कैसे थी, इस बारे में अपन जानने वाले हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी कि प्राचीन काल से लेके अब तक पूरा विश्व वैश्वीकरण के दायरे में कैसे आया, भूमंडलीकृत विश्व कैसे हुआ, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे आज हम इस चैप्टर का परिचय यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है, किन किन नई ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानना है, कैसे पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, कैसे एक देश की चीजें दूसरे देशों में पहुंची, यानी कि कैसे देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदान प्रदान हुआ। यही बात है भूमंडलीकरण की या वैश्वीकरण की, जिसके जरिए भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण नजर आया हमें। चलिए तो आधुनिक युग से पहले की बात करें। परिचय में सबसे पहला पॉइंट पार्ट 1 जो है आपका, वो है आधुनिक युग से पहले। तो आधुनिक युग से पहले दुनिया कैसी थी, आधुनिक युग से पहले कैसे देशों के बीच व्यापार होते थे, कैसे हर चीज की एक जगह से दूसरे जगह जाने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले आधुनिक युग से पहले हम बात करेंगे, आधुनिक यानी कि अब के युग से पहले की बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले रेशम मार्ग की। रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया, सिल्क रूट की, सभी ने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, जो कि चीन में स्थित है। पहले इस मार्ग से सिर्फ चीन से जो है रेशम का निर्यात अन्य देशों की तरफ किया जाता था, दूसरे महाद्वीप यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरफ किया जाता था। फिर धीरे धीरे इस मार्ग से ये मार्ग डेवलप होता गया और इस मार्ग से हर चीजों का निर्यात होने लगा, यानी कि निर्यात और आयात दोनों होने लगे। सिल्क रूट से पहले रेशम भेजा जाता था, फिर कई सारी चीजों का और निर्यात होने लगा और उसी मार्ग से कई सारी चीजें चीन की तरफ भी आयात होने लगी। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम देखेंगे भोजन की यात्रा के बारे में जानेंगे। भोजन की यात्रा, आप सोच रहे होंगे कि भाई भोजन की यात्रा कैसे हुई। जी हाँ, आज हम तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, तरह तरह की चीजें खाते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजों की, और अपन देखते हैं हाँ भाई ये डिश इटालियन है, ये डिश जापानी है, ये स्पेनिश है, या फिर इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई या इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। अपन खाते हैं कि नहीं खाते, चाइनीज खाते हैं, कई सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होते हैं। तो ये किसकी देन है, ये देन है भूमंडलीकरण की, वैश्वीकरण की ही देन है। जब एक देश से दूसरे देश के बीच आदान प्रदान हुआ, लोगों की आवाजावी हुई, लोगों की यात्राएं हुई, तो चीजों का आदान प्रदान हुआ, पूंजी का आदान प्रदान हुआ, कई सारी सुविधाएं जो है हमने दूसरे देशों को दी, दूसरे देशों की कई सारी सुविधाएं हमने ग्रहण की। तो इसी तरीके से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अपन के सामने आता है भोजन की यात्रा, जिसमें अपन दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जानेंगे। कौन सी? एक चीज जो सबको पसंद होती है, स्पैघेटी यानी कि नूडल्स। नूडल्स जो है कहां से आए, कैसे आए, इसके बारे में जानेंगे। और सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा क्या होता है, सब्जियों के राजा की बात करें तो आलू। ये दोनों ही चीजें आपके अपने देश की नहीं है, भारत देश की नहीं है, ये दूसरे देशों की है। तो इस तरीके से भोजन की यात्रा के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें दूसरे देशों की हैं जो हमारे देश में वर्तमान में हमें खाने के लिए उपलब्ध है, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विजय, बीमारी और व्यापार, तीन चीजों के बारे में जानेंगे।
विजय, बीमारी और व्यापार, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक देश ने दूसरे देश पर विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, दूसरे देश पर शासन करने के लिए किन किन हथकंडों को अपनाया। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक क्या है, उन्हीं में से एक हथकंडा है बीमारी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई देश दूसरे देश पर शासन करने के लिए बीमारी का सहारा कैसे ले सकता है ना? बड़ी सोचने वाली बात, लेकिन बीमारी का सहारा लिया जा सकता है। आगे हम एक विशेष वायरस के बारे में पढ़ेंगे जो मवेशियों में फैला था, जिसे मवेशी प्लेग कहा जाता है, यानी कि पशुओं में फैला था। उसके जरिए जो है दूसरे देशों में जो है वो बीमारी फैलाई गई और वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोग बहुत ज्यादा खतरे में आ गए। तो इस तरीके से जो है विजय की बात अपन कर रहे, विजय, बीमारी और व्यापार की बात करें कि एक देश ने दूसरे देश पर विजय हासिल करने के लिए, विजेता बनने के लिए बीमारी का, कीटाणुओं का सहारा लिया। जैसे कि अभी हाल ही में अपन ने कोरोना वायरस को कितनी गंभीरता से सामना किया, ठीक इसी तरीके से एक और वायरस आया था आधुनिक युग से पहले की बात हो रही है, जिसे मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद दूसरे देश पर विजय प्राप्त करके व्यापारिक गतिविधियां संपन्न की। जो हमारे संसाधन थे, जो हमारे बहुमूल्य संसाधन थे, उनका उपयोग करके खुद के देशों को समृद्धशाली बनाया। इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात हो गई किस चीज की, ये बात हो गई हमारे पार्ट 1 की। क्लियर? अब चलते हैं अपन पार्ट 2 पे। पार्ट 1 अपना हो गया, पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, 1815 से 1914 की बात करेंगे। तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, 1815 से 1914 के बीच हुआ था। तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी और वैश्वीकरण का जन्म हुआ, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे तकनीक की भूमिका। भाई विश्व में तकनीक की भूमिका क्या रही। जैसे कि आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, कई सारी टेक्निकल चीज़ों का निर्माण हुआ, रेल का निर्माण हुआ। रेल का निर्माण किस कारण पॉसिबल हुआ कि जब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो है साधनों की जरूरत पड़ी, लोग किस मार्ग से जो है यात्रा करते थे, जल मार्ग से यात्रा करते थे। फिर धीरे धीरे ट्रेन जो है डेवलप हुई। आपके अपने देश में भी 1800 के बाद ही, जहां तक मुझे याद है कि 1853 पर जब मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि तकनीक की भूमिका क्या क्या रही, कब कब कौन सी चीज जो है दुनिया में आई, कब कब कौन कौन सी दुनिया में नई चीजों का जो है निर्माण हुआ। भाप के इंजन का निर्माण हुआ, रेलवे का निर्माण हुआ, कई सारी चीजों का निर्माण हुआ। तो अपन इसमें भी देखेंगे कि वैश्वीकरण में, भूमंडलीकृत विश्व को बनाने में टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक की भूमिका किस प्रकार कारगर सिद्ध हुई। उसके बाद हम जानेंगे इसके तीसरे पॉइंट में 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो उसके बाद हम जानेंगे जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, विजय, बीमारी और व्यापार। तो उसी के जरिए अपन जानने वाले हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। ये एक प्रकार का रिंडरपेस्ट जो है वायरस है जो कि मवेशियों में होता है, पशुओं में होता है, जिसे मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो ये बात हो गई, हमारे 2 पॉइंट की बात हो गई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत से, इसी में अपन और आगे देखने वाले हैं, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी कि भारत से जबरदस्ती श्रमिकों का दूसरे देशों में भेजा जाना, काम करने के लिए जाना। तो जब अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा भोजन का आदान प्रदान हुआ, व्यापार का आदान प्रदान हुआ, अब लोगों का भी आदान प्रदान हो रहा है। अब लोग भी दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं। वैश्वीकरण से रिलेट करना, वैश्वीकरण क्या होता है आपने उसमें पढ़ा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जब कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिलकर आर्थिक गतिविधियां
करने लगती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। तो क्या सिर्फ आर्थिक गतिविधियां होती हैं? आर्थिक गतिविधियां होने के साथ साथ कई अन्य गतिविधियां भी होती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, संस्कृति, हर तरीके का आदान प्रदान होता है। चलिए, तो इसी में हम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का दूसरे देशों में काम करने के लिए जाना। उसके बाद देखेंगे कि विदेशों में भारतीय उद्यमी, यानी कि विदेशों में किस तरीके से भारतीयों ने अपने व्यापार फैलाए, उद्योग धंधे फैलाए। उसके बाद देखेंगे भारतीय व्यापार के बारे में। उसके बाद क्या जानेंगे? भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्धों के बीच, जी हाँ, महायुद्ध जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें जानेंगे कि उन युद्धों के दौरान जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की बात हो रही है, यानी कि पूरे विश्व में युद्ध फैला हुआ था। कौन सा? पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1914 से 1919 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान देशों की, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद युद्धकालीन रूपांतरण, यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के समय किस तरीके से रूपांतरण हुआ, कैसे विश्व एकदम ही पूरा विश्व पलट गया, कई देश जो है एकदम धराशायी हो गए, उनकी हर तरीके की हालत जो है एकदम चरमरा गई। उसके बाद हम देखेंगे युद्धोत्तर सुधार, यानी कि जब युद्ध समाप्त हुआ 1919 तक, जब पहला विश्व युद्ध चला 1914 से 1919 तक, तो 1919 के बाद, युद्ध के बाद युद्धोत्तर, युद्धोत्तर का मतलब क्या होता है? युद्ध के बाद। तो युद्धोत्तर सुधार कैसे कैसे धीरे धीरे लाए गए। फिर उसके बाद उन सुधारों के बाद जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग को लाया गया, यानी कि जब जनसंख्या फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। युद्ध के दौरान तो कई लाखों करोड़ों में हिंसा हुई, लाखों करोड़ों लोग मृत्यु के शिकार हो गए। और उसके बाद जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, लोगों का आना जाना एक दूसरे देश में फिर से चालू हुआ, सब चीजें धीरे धीरे जब सुधरी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन भी हुआ और बड़े पैमाने पर लोग वस्तुओं का यूज करने लगे, यानी कि उपभोग करने लगे। उसके बाद हम बात करें महामंदी की बात करें। चलिए महामंदी की बात करेंगे कि कैसे युद्ध के बाद उत्पादन और उपभोग तो बढ़ा, लेकिन एक समय बाद मंदी की स्थिति भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झेलनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे हम विश्व के लेवल पे, विश्व स्तर पर महामंदी की बात करेंगे और इसके अगले वाले पॉइंट में हम बात करेंगे भारत और महामंदी के बारे में, कि भारत और महामंदी का संबंध किस तरीके से रहा, भारत पर महामंदी के किस तरीके से प्रभाव पड़े, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। चौथा और आखिरी पार्ट रहेगा जो हमारा, वो क्या रहेगा? विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। विश्व अर्थव्यवस्था का जब सब युद्ध समाप्त हो गए तो उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का फिर से पुनर्निर्माण कैसे हुआ, यानी कि युद्ध के बाद के समय में विश्व अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले युद्धोत्तर बंदोबस्त, युद्ध के बाद जो है किस तरीके के बंदोबस्त किए गए, किस तरीके की जो है सहायताएं करेंगे, किस तरीके के काम किए गए जिससे विश्व को फिर से निर्माण करने में सहायता मिली। उसके बाद ब्रेटन वुड्स संस्थान के बारे में भी जानेंगे, जो कि जिसके जरिए जो है IMF जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई और विभिन्न देशों को उनके डेवलपमेंट के लिए पूंजी प्रदान करी गई। इसके बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं आगे। और उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी कि युद्ध के शुरुआती वर्ष कैसे रहे, युद्ध के बाद के जो शुरुआती वर्ष हैं उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन तरीकों से विश्व की अर्थव्यवस्था को संभाला गया, लोगों को संभाला गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। पहले हम जानेंगे उपनिवेशीकरण, इसके बारे में भी जानेंगे कि उपनिवेश क्या होता है और अनौपनिवेशीकरण क्या कहलाता है। ठीक है। तो उपनिवेश जो है, जब दूसरे देश के व्यक्ति हमारे संसाधनों पर कब्जा करने के लिए आ जाएं और हमारे संसाधनों का उपयोग करके अपने देश की तरक्की करें, ये हो जाता है उपनिवेशीकरण। ठीक है। उसके बाद अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करना कि ये दोनों चीजें साथ में क्यों लिखी गई हैं।
उपनिवेशीकरण का जस्ट अपोजिट अनौपनिवेशीकरण, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और विदेशी अपने देश में चले गए तो हम खुद अपने संसाधनों का यूज करके स्वतंत्रता से अपने देश की तरक्की में लग गए। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसका समापन कैसे हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत अच्छे से कैसे हुई, तो इसके बारे में जानने वाले हैं आज हम। तो आज के सेशन में आपको क्या करना है, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आखिरी तक जो है आज के सेशन से आपको जुड़ा रहना है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आधुनिक युग से पहले की दुनिया की बात करते हैं कि आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकरण किस तरीके से हुआ था। चलिए तो अभी तक हमने परिचय के माध्यम से जाना कि हमें इन पॉइंट्स को पढ़ना है। अब हम आज बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, यानी कि आधुनिक युग से पहले की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। भूमंडलीकृत विश्व कैसे बना, दुनिया वैश्वीकरण में कैसे आई, दुनिया में वैश्वीकरण की अवधारणा कैसे आई, एक देश दूसरे देश से कैसे जुड़े। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आती है, व्यापार का। एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यापार हुआ। ठीक है, उसके बाद काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करें कि पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है, यानी कि सबसे पहले लोग जो है एक देश से दूसरे देश गए काम की तलाश में, उसके बाद जब उन्हें काम मिला, अपना व्यापार मिला, व्यापार किया, तो एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह भी होने लगा। किस तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले लोगों का आवागमन, लोगों का आवागमन, ठीक है, लोगों का आवागमन हुआ कैसे, एक देश से दूसरे देश में आवागमन हुआ काम की तलाश में, कि जब यहाँ पे काम नहीं मिला तो दूसरे देशों की तरफ या दूसरी जगहों की तरफ, एक देश में ही एक जगह से दूसरी जगह लोग गए। फिर उन्हें जब दूसरे देशों में भी संभावनाएं लगी तो दूसरे देशों में भी लोग काम की तलाश में गए। उसके बाद हम बात करें जब लोगों का आवागमन हुआ तो एक देश से दूसरे देश के बीच क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। जब एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होने लगा तो क्या हुआ, जब व्यापार होगा यानी कि एक देश दूसरे देश में जाके व्यक्ति जब व्यापार करेगा तो वहां की उसे पूंजी मिलेगी, यानी कि वहां की जो भी करेंसी रहेगी वो उसे मिलेगी, तो वो अपनी जो उस देश की करेंसी, उस देश से जो भी उसने पैसा कमाया वो अपने देश को भेजेगा, या फिर हमारे देश से जिन व्यक्तियों ने पैसा कमाया, जो हमारे देश की करेंसी है, जो हमारे देशों से पूंजी प्राप्त हुई, वो अपने देश की तरफ ले गया। तो इससे क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश के बीच पूंजी का आवागमन अपन को दिखाई देता है। तो पूंजी का प्रवाह अपन बात करें, ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, पूंजी का प्रवाह। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम बात करें कि लोगों का आवागमन पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में लोगों के आवागमन से क्या बढ़ा, व्यापार बढ़ा, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होने लगा। फिर उसके बाद जब व्यापार होने लगा तो भाई एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाने लगी, दूसरे देश की पूंजी उस पहले देश में जाने लगी। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके से आप एक कनेक्टिविटी देख रहे हैं एक देश से दूसरे देश के बीच। यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात कि भाई भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या होता है, हो गई इतनी बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आगे की बात करें तो प्राचीन काल से ही, आधुनिक युग के पहले की बात हो रही है, यानी कि प्राचीन काल की बात हो रही है, शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या
उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर कहीं यात्राओं पर जाते रहे हैं। यानी कि यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान की खोज में, अवसर की खोज में, आध्यात्मिक शांति के लिए एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते रहे। उसके बाद आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जो है अपने देश से पीड़ित है, ठीक है, तो वो दूसरे देश में अपना जीवन बचाने के लिए, यानी कि वो जो यातनापूर्ण जीवन जी रहा था उससे बचने के लिए, सुख शांति के लिए दूसरे देश में जाता रहा। तो क्या हुआ इससे? जब यात्राएं हुई तो क्या हुआ? एक देश का जुड़ाव दूसरे देश से हुआ, एक संस्कृति का आवागमन दूसरे देश की संस्कृति में हुआ, एक देश की संस्कृति, एक देश का कल्चर, एक देश का रहन सहन, एक देश का खान पान दूसरे देशों की तरफ गया। ठीक है, तो लोग जो है हर देशों की संस्कृति से इस तरीके से परिचित हुए, हर देशों की वस्तुओं से परिचित हुए, हर देशों में किस तरीके की कृषि की जाती है, कौन सी चीजें जो है भोजन के रूप में ली जाती हैं, इन सब चीजों से लोग परिचित हुए। इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे। अपन बात कर रहे हैं आधुनिक युग से पहले की दुनिया की, यानी कि वर्तमान में जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, आधुनिक युग में हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, उस आधुनिक युग का निर्माण कैसे हुआ, इसकी लिंक जो है कहाँ से शुरुआत होती है? प्राचीन काल से ही शुरुआत होती है। और जो जीवन आज हम देख रहे हैं वो बहुत पुराना नहीं देख रहे। ये जीवन जो है हम 50 सालों में, पिछले 50 सालों में कुछ ज्यादा ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को देख रहे हैं। वैसे तो भारत ने वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को 1991 से अपनाया था कानूनी रूप से। वैसे तो सब आवागमन हो ही रहा था। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब जब लोगों ने एक देश से दूसरे देशों के बीच यात्रा करी तो अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें जैसे कि पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। अब भाई एक व्यक्ति दूसरे देश जाएगा, ठीक है, तो जो भी उसके पास सामान होगा वो लेके जाएगा। जो पैसा जिस देश में वो रहता है उस देश की करेंसी को ही वो यूज करेगा। अपन भारत के देश हैं, अपन भारत देश के निवासी हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपने पास क्या होता है? रुपया। अपने देश की करेंसी क्या है? रुपया है। तो अपन अपना रुपया दूसरे देशों में लेके जाएंगे, ठीक है। तो पैसा, मूल्य, मान्यताएं, जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, जिन मान्यताओं के प्रति हमारी क्या होती है? श्रद्धा होती है, तो वो मान्यताएं, अपना हुनर यानी कि अपना टैलेंट, जो चीजें हमें आती हैं, जो हमारी स्किल है, जिसमें हम पारंगत हैं। उसके बाद अपने विचार, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। अपन कई देशों के लोगों को बिठाएं तो क्या होता है? अलग अलग देशों के लोगों की अलग अलग विचारधारा सामने आती है। आविष्कार, जिस देश में जो आविष्कार हुए हैं, जिन चीजों का वो प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चल रहे हैं। जिस देश में जो बीमारी होगी उस समय में, ठीक है, तो जब यात्री जो है दूसरे देशों को जाएंगे तो अपने साथ कीटाणु, बीमारियां, सारी चीजें लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी हर चीजों का आदान प्रदान बराबर से जारी है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो आगे हम देखें। अब अपन बात करें 3000 ईसा पूर्व की, यानी कि आज से 3000 साल पहले की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से, समुद्री तटों पर जो व्यापार होता था उसके माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसे हम वेस्टर्न एशिया के नाम से जानते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर? अब देखें 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, मालदीव की लोकेशन सभी को पता होगी, भारत के थोड़े से साइड में मालदीव स्थित है। तो 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें कौड़ियां आप जानते होंगे, आपने बचपन में उन कौड़ियों से खेला भी होगा, अभी भी आप देखते होंगे, अभी आपने कई सजावट के सामान में भी उन कौड़ियों को देखा होगा। ठीक है, सीप टाइप की होती हैं, कौड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं। तो मालदीव के समुद्र में जो कौड़ियां थी उनको पहले पैसे की तरह यूज किया जाता था।
जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। यानी कि मुद्रा का आवागमन कैसे हो रहा है, जिन कौड़ियों का इस्तेमाल जो है मालदीव के लोग, मालदीव के समुद्र में पाई जाती थी, तो मालदीव के लोग उन कौड़ियों का इस्तेमाल किस में करते थे? मुद्रा के रूप में करते थे, पैसे के रूप में करते थे। तो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक वो चीज भी पहुंचती रही है। क्लियर हो गई ये बात? इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम रेशम मार्ग की। ठीक है, जब अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, तब मैंने आपको रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के बारे में बताया था। तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, यानी कि रेशम मार्ग ने कैसे दुनिया को जोड़ने में अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन इस मैप में सिल्क रूट देख लेते हैं, रेशम मार्ग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्लियर? दिशाएं क्लियर? मैप सभी को दिख रहा है? चलिए तो यहां आप देखें, ये है चीन। ठीक है, कहाँ है? भारत के पूर्व की तरफ है। ये है अपना भारत, भारत सभी को दिख रहा है? ये है भारत, ये है फारस, ये है अरब और ये है अपना मिस्र। फारस अब मतलब ईरान। ठीक है, ये हो गया चीन। चीन से ये रेशम मार्ग चालू है भाई। अब देखो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो है स्थल मार्ग। यहां पे मैं लिख देती हूं रेड जो है, रुक जाओ। ठीक है, रेड जो है वो अपना क्या है? चलो, रेड जो है वो है अपना स्थल मार्ग। और यहां पे जो आपका ब्लू दिख रहा है, ब्लू मार्ग भी दिख रहा है आपको, ब्लू वे दिख रहा है, नीला रास्ता दिख रहा है आपको, वो कैसा है? नीला रास्ता जो है ब्लू। पानी का रंग कैसा होता है? वैसे तो पानी का रंग कोई सा नहीं होता है, लेकिन पानी को अपन नीले रंग से दर्शाते हैं। तो आपका ब्लू जो है वो हो गया आपका जल मार्ग। क्लियर? चलिए तो इससे आपको जो है पूरा सिल्क रूट या रेशम मार्ग समझ में आ जाएगा। अब अपन देखें कि चीन, भारत, फारस, अरब, मिस्र और यहाँ पे यूरोप, ये सोमालिया, ये यूरोप, कई सारी कंट्रीज अपन को दिख रही है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग महाद्वीप में स्थित अपन को कंट्री दिख रही है। ये जावा हो गया अपना, ये आपका हो गया नीचे हिंद महासागर हो गया। ठीक है, लोकेशन सारी क्लियर हो गई। ठीक है, सारी लोकेशन क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पे आप देखें चीन से, ठीक है, चीन से भारत की तरफ स्थल मार्ग जा रहा है, ये सिल्क रूट है। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखें, यहाँ से अपन बढ़ते हुए इधर अपन देखें तो इधर पर जो है यहाँ से जुड़ जाता है आपका जल मार्ग। फिर इधर से अपन देखें तो फारस की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो यूरोप की तरफ भी जा रहा है, मिस्र की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अपन जल मार्ग से देखें, पानी के मार्ग से देखें तो यहाँ से चीन की तरफ से यहाँ पे भारत होते हुए ये जल मार्ग आप देखें साइड में हिंद महासागर को होते हुए जो है यहाँ से आप देखें मिस्र की तरफ जा रहा है, अरब की तरफ जा रहा है, सोमालिया की तरफ जा रहा है, फिर मिस्र से होते हुए यूरोप, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप की तरफ भी जा रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग जो है स्थल और जल मार्ग दोनों में था। ठीक है, यानी कि सिल्क रूट के जरिए स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के जरिए जो है दूसरे देशों को व्यापार संभव था और संभव है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात हो रही है व्यापार के आदान प्रदान की, व्यापारिक मार्गों की बात हो रही है कि किस तरीके से रेशम मार्ग और सिल्क रूट, रेशम मार्ग या सिल्क रूट ने दुनिया को जोड़ा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा। अब चलिए, मैप आपको समझ में आ गया, सारी लोकेशंस आपको समझ में आ गई। रेड जो कि स्थल मार्ग है आपका, ठीक है, ब्लू यानी कि जो जल मार्ग है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है सिल्क मार्ग,
रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यानी कि आधुनिक काल से पहले की ही बात हो रही है। ये अभी का नहीं है, ये रेशम मार्ग की अभी अभी चाइना ने डेवलप किया हो, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक मार्ग था, ठीक है, और आधुनिक काल से पहले था, यानी कि प्राचीन काल से ही था। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भाग, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं चीन से फारस, अरब, भारत में श्री यूरोप, सोमालिया, हर देश में जो है सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के जरिए जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क जो है सिल्क मार्ग और रेशम रूट के जरिए पॉसिबल हुए थे। उसके बाद अपन देखें कि सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले, भाई का सिल्क मार्ग कहाँ है? सिल्क मार्ग कहाँ है? पूरब में है, ईस्ट में है, और ये पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। किस दिशा में? पश्चिम, यानी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले, यानी कि पूरब से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था, क्योंकि इस मार्ग से जो है चीन से रेशम वेस्टर्न कंट्रीज को जो है निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस वजह से रेशम का निर्यात करने की वजह से, सिल्क का एक्सपोर्ट करने की वजह से इसको किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखें कि जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे जमीन और समुद्र, ठीक है, स्थल और जल मार्ग, ये स्थल मार्ग और ये हो गया जल मार्ग। दोनों मार्ग जो है ना केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को, एशिया के विशाल क्षेत्र यहाँ पे आप देखें ये सारी कंट्रीज जो एशिया के अंदर आती हैं, तो ना केवल एशिया को यूरोप, यहाँ देखें आप, एशिया, यहाँ से एशिया की कनेक्टिविटी यूरोप से हो रही है, ठीक है, एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि जो है उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। उत्तरी अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे आपको आधा अधूरा सा थोड़ा एक मैप दिख रहा होगा अफ्रीका का। उत्तरी अफ्रीका ऊपर की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, उससे भी जोड़ने का काम कर रहा है ये कौन सा मार्ग? सिल्क रूट या रेशम मार्ग। क्लियर हो गई इतनी बात क्लियर हो गई? ना हुई हो आपको इतनी बात क्लियर तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दें, मैं एक बार फिर से आपको सारा कुछ समझा दूंगी। कमेंट बॉक्स में भी आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। इतना सब क्लियर है? अगर इतना सब क्लियर है तो फटाफट से आज के इस वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दें और फटाफट से आज के सेशन को शेयर कर दें। चलिए तो बढ़े आगे, सिल्क रूट की बात समझ में आ गई पूरी। चलो आगे देखें कि इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले, ठीक है, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया की, अभी तक क्या हो रहा था? चीन से सामान दूसरी जगह जा रहा था, अब उसी मार्ग से चीन की तरफ भी जाएगा, ठीक है, और अन्य देशों की तरफ भी जाएगा। कि इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले, ठीक है, भारत मसालों में बहुत फेमस है, दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचाई जाती थी, ठीक है, यानी कि इसी मार्ग से एशिया के जो देश थे, भारत देश था, वहां से कपड़े मसाले यूरोप की तरफ भेजे जाते थे और वापसी में यूरोप से जो यूरोप की कीमती धातुएं हैं, यूरोप में पाई जाने वाली सोने चांदी की कीमती धातुएं जो हैं यूरोप से एशिया में पहुंचाई जाती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे एक मार्ग के जरिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार पॉसिबल हो पा रहा है। आगे देखें व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी, ठीक है, व्यापार तो साथ में चल ही रहा है, साथ साथ जो है सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी चल रही, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश की तरफ चीजें जाएंगी, लोगों को नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, लोगों को नए नए कल्चर के बारे में पता चलेगा, तो वो भी फॉलो करने लगते हैं, धीरे धीरे उन चीजों का यूज करने लगते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखें अगला पॉइंट, देखें कि शुरुआती काल के
शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। पहले भारत में ईसाई धर्म नहीं था, ठीक है, तो शुरुआत में इसी मार्ग से जो ईसाई मिशनरी हैं, ठीक है, वो इसी मार्ग से एशिया में भी आते होंगे। ये बात क्लियर हुई, यानी कि अब धर्म भी आ रहा है। पहले व्यापार हुआ, संस्कृति हुई, अब धर्म का भी आवागमन हो रहा है, ठीक है। कुछ सदी बाद, अब देखें यहाँ पे, कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। अरब कंट्रीज की अपन ने बात करी थी, फारस की अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी मार्ग से आए, ठीक है। समझ में आ रही है कि ईसाई और मुस्लिम किस तरीके से आए। उसके बाद देखें कि इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। यानी कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ाने में, दूसरे देश तक फैलाने में सिल्क रूट, रेशम मार्ग की ही भूमिका रही। हो गई इतनी सारी क्लियर कि कैसे व्यापार पॉसिबल हुआ, कैसे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, कैसे धर्मों का जो है एक देश से दूसरे देश में जाना हुआ, धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। इतनी बातें हो गई क्लियर, फटाफट से इतनी बातें हो गई हो क्लियर तो आप बता दें जल्दी से कि हाँ भाई ऑल क्लियर है, और ना हो क्लियर तो वो भी बता दें, जहां डाउट हो आप वो भी बता दें। चलिए अब हम बात करें भोजन की यात्रा की, ठीक है। भोजन की यात्रा की बात करें कि कैसे एक देश का भोजन, एक देश की खाद्य पदार्थ दूसरे देश में पहुंचे। आप और हम कई सारी चीजें खाते हैं, कई सारे ऑप्शंस अपने सामने अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से? आप चाइनीज़ खाते हैं, आप जापानीज़ खाते हैं, आप इटालियन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। भारत का खाना तो खाते ही हैं जब आप जाते हैं किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप मेन्यू कार्ड देखते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें लिखा होता है चाइनीज़ चाहिए आपको, इटालियन चाहिए आपको, आपको जापानीज़ चाहिए, आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए, आपको साउथ इंडियन चाहिए, आपको क्या चाहिए। ये क्या है, ये क्या है? क्या सारी चीज़ें यहीं उपज गई थी, सारी चीज़ें यहीं से बनने लगी थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके अपने देश में ही सारी चीज़ों की खेती होती हो पहले से ही। आप आलू खाते हैं, ठीक है, आलू हमारे देश की उपज नहीं है। आप काजू खाते हैं, काजू हमारे देश का नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों की, आलू और काजू जहाँ तक मुझे याद है ये पुर्तगाल की चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो भोजन की यात्रा कैसे हुई, कैसे एक देश का भोजन, एक देश की चीज़ें दूसरे देशों में पहुंची, एक देश के खाद्य पदार्थ दूसरे देशों में पहुंचे। यानी कि अब भोजन की यात्रा की बात करेंगे, धर्म की यात्रा की बात कर ली, व्यापार की यात्रा की बात कर ली, संस्कृति की यात्रा की बात कर ली। अब वैश्वीकरण के इस युग में भोजन की यात्रा कैसे हुई एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसको भी जान लेते हैं। चलिए भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू दोनों चीजें सभी को बहुत पसंद होती है। स्पैगेटी यानी कि नूडल्स, ठीक है, और आलू सब्जियों का राजा होता है, ठीक है। कोई भी सब्जी जो है बिना आलू के अधिकांश अधूरी मानी जाती है, ठीक है। कुछ नहीं होता तो चलो आलू खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, आलू के कई सारे व्यंजन बनते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें हमारे भारत देश की थी? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं आइए जानते हैं इनको भी। तो यहाँ पे हम देखें, जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, ठीक है, अब व्यापारी गए दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, या मुसाफिर गए घूमने के लिए, शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, दूसरे देशों का हवा पानी देखने के लिए, यानी कि वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है, अपन घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ की नई फसलों के बीज बोआते थे, ठीक है। तो जब जो है मान लो कि उनने कुछ चीज़ खाई, ठीक है, जैसे कि हम अपने कहीं भी जा रहे हैं, अपने बैग में आपने फ्रूट्स रखे हैं या कुछ भी रखा है, तो उसके बीज जो हैं इकट्ठा करे और कहीं दूसरे देश में अपन डाला है, मतलब जहाँ भी गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ भी वो फसल उगने लगी, तो वहाँ धीरे धीरे उस चीज़ का उत्पादन भी होने लगा। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे। नूडल्स जो है आप सभी को पता है चाइनीज़ व्यंजन है, ठीक है। तो नूडल्स जो है चीन का है, तो माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे, यानी कि दूसरे देशों में पहुंचे, और वहां
उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता भी सभी खाते हैं, पास्ता जो है अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। आप सभी जानते हैं कि पास्ता इटालियन डिश है, सभी जानते हैं, इटालियन मेनू में भी लिखा होता है कि पास्ता, ठीक है। लेकिन पास्ता वास्तव में अरब कंट्रीज का है, पास्ता इटली का नहीं है, इटालियन नहीं है पास्ता। तो पास्ता अरब यात्रियों के साथ कब? 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। सिसिली क्या है? सिसिली कौन सी जगह है? इटली में एक टापू का नाम है सिसिली। तो पास्ता कहाँ की डिश है? अरब कंट्रीज की डिश है, अरब देशों का व्यंजन है, ठीक है। इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा होगा। यानी कि आप आज जो व्यंजन खाते हैं वो आज के ही नहीं हैं, पुराने समय से उनका आदान प्रदान होता रहा है। अभी जो है उनका ये है कि अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सारी चीज़ें अपने चारों तरफ देखने लगे हैं, आसानी से वो चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं। क्लियर हुई इतनी बात हुई क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि भोजन की यात्रा कैसे पॉसिबल हुई थी आधुनिक युग से पहले। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि वेनिस और पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी, ठीक है, 15वीं सदी की बात हो रही है। वेनिस और पूर्वी विश्व से जो व्यापारी आए थे, जो वो अपने साथ सामान लाए थे, उनकी अदला बदली हो रही है। यानी कि अदला बदली करके वो लोग अपने देश में वो चीजें ले जाएंगे, उस देश के लोग उस चीज से परिचित होंगे और आगे जाके उनका उत्पादन उन कंट्रीज में भी होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखें, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यानी कि ये जितनी भी फसलें यहाँ पे हैं, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही कई सारी और भी चीजें हैं, कई सारे और भी व्यंजन हैं जो भारत देश के नहीं है। आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वज जो हैं उनके पास भी नहीं थे, लेकिन 500 साल पहले जो है ये चीजें हमारी कंट्री में आई, फिर हमने उनका यूज किया। लेकिन इन सब चीजों को देख के लगता होगा आपको कि इन सारी चीजों का उत्पादन शुरू से जो है भारत में ही हुआ है, भारत में ही इन चीजों का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों पर पहुंच गया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? जल्दी से फटाफट से आप कमेंट करके बता दें कि अमेरिका की खोज किसने की थी। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको इनडायरेक्टली बता चुकी हूँ, डायरेक्टली आप बता दें कि अमेरिका की खोज किसने करी थी। तो कोलंबस जो है गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों पर पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये सारे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया कैसे पहुंचे? यूरोप और एशिया कैसे पहुंचे? जब क्रिस्टोफर कोलंबस बाय मिस्टेक विश्व का भ्रमण करते हुए जो है महाद्वीपों पर पहुंच गया और जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। तो किस तरीके से जो है भोजन का आवागमन हो रहा है, किस तरीके से एक विश्व की चीजें, एक विश्व के खाद्य पदार्थ, एक देश के खाद्य पदार्थ दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। यानी कि कई सारे खाद्य पदार्थ हमने अमेरिका से भी लिए हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप फटाफट से इतना नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं। चलिए, तो आलू की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, जो कि आलू हमारे देश का नहीं है, आलू पुर्तगाल का है। तो साधारण से आलू का इस्तेमाल करने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन देखने को आता है? आलू को गरीबों का भोजन माना जाने लगा था। किस तरीके से कि साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी की बात हो रही है, आमूल रूप से बदल गई थी। इवन उनका भोजन जो है इतना बेहतर हो गया कि उनकी औसत आयु, एवरेज एज बढ़ने लगी थी।
आई बात समझ में कि साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के मुंह में चले गए, भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। अब आप सोचें कि वो साधारण सा आलू लाखों लोगों के जीवन को बचाने में कारगर साबित हुआ। लोगों की औसत आयु बढ़ने लगी, एवरेज एज बढ़ने लगी यूरोप के गरीबों की। और उसके बाद जब किसी कारणवश जो है, किसी बीमारी के कारण 1840 के दशक के बीच में उस आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग, एक दो लोग नहीं, लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये तो इमेज हो गई उस चीज की, मतलब व्यापारियों के आदान प्रदान की इमेज हो गई, ठीक है, व्यापारियों की व्यापारिक वस्तुओं के आदान प्रदान की इमेज हो गई। अब यहाँ पे आप देखें, ये इमेज आप देखें यहाँ पे, तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि आयरलैंड में जब आलू का अकाल पड़ा, तो 1849 के बाद फसल कट जाने के बाद, अपन बात कर रहे थे 1840 के बीच के दशक की, तो फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे की कहीं कुछ एक आध दो आलू मिल जाएं। तो 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आयरलैंड के लगभग जो है कई सारे लोग भुखमरी के कारण मारे गए और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। लाखों लोग जो है आलू के कारण भुखमरी के शिकार हुए, मौत के मुंह में चले गए और कई लोग जो है काम की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक साधारण सा आलू कितना कारगर साबित हुआ। उस आलू की फसल जो सिर्फ एक देश का है, पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला, और आयरलैंड में तो इस तरीके से फैला कि वहां पर एक बार जब अकाल पड़ा तो लोग भुखमरी के शिकार हो गए। क्लियर हो गई ये बात? चलिए तो अब बढ़े आगे। विजय, बीमारी और व्यापार की अब हम बात करें। विजय, बीमारी और व्यापार, तीसरी बात करते हैं इस पार्ट 1 की। तो अपने खोज से पहले, लाखों साल पहले, अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। आप सोच रहे होंगे भाई अमेरिका इतना शक्तिशाली है, पूरे विश्व पर कब्जा जमा के रखा है, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, शुरू से शक्तिशाली रहा होगा। ऐसा नहीं है। जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, कोलंबस ने जब तक अमेरिका की खोज नहीं की थी, तो खोज से लाखों साल पहले से अमेरिका का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, अमेरिका अकेला था, ठीक है। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलों व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। यानी कि अमेरिका समृद्ध था, ठीक है, यानी कि हर चीज थी उसके पास, लेकिन बाहरी दुनिया से उसका किसी तरीके से संपर्क नहीं था। उनके पास सारे संसाधन थे, लेकिन जब अमेरिका की खोज हुई तो 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि, वहां की बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे थे। आज जो पेरू और मैक्सिको में पेरू एक देश है और मैक्सिको एक देश है, तो पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातु, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होती है चांदी। तो कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है खनिज संपदा का भी आदान प्रदान होने लगा, खनिज संपदा का भी व्यापार होने लगा। फसलों के बाद खनिज संपदा का भी व्यापार होने लगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए
16वीं सदी की बात करें तो 16वीं सदी के बीच में आते आते तक, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते तक पुर्तगाली और स्पेनिश, पुर्तगीज और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। ठीक है, अब भाई सेनाओं की बात आ गई है ये लोग जो है एक दूसरे पे आक्रमण करना चालू कर दिए हैं। अब यहाँ पे विजय की बात चालू हो गई है कि एक देश दूसरे देश पर किस तरीके से अब कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया। उपनिवेश क्या है इस शब्द का मतलब? उपनिवेश उपनिवेश वो स्थिति है कि जब कोई देश, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता रही हूं। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई देश बहुत शक्तिशाली, समृद्ध होने के बाद भी दूसरे देशों पर, दूसरे देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करे तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश के पास खुद का तो सब कुछ है और दूसरे जो निर्बल देश हैं, ठीक है, यानी कि जो शक्तिशाली देश नहीं है, उनकी प्राकृतिक संपदा को देख के, उनके प्राकृतिक संसाधनों को देख के उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि उपनिवेशवाद क्या कहलाता है? ना हुई हो क्लियर तो एक बार और सुन लो। उपनिवेशवाद उस स्थिति को कहते हैं जब एक देश पूरी तरीके से समृद्ध होने के बाद भी दूसरे निर्बल देश जो कि शक्तिहीन है, शक्तिशाली नहीं है, उन देशों के संसाधनों को देख के, उन देशों की प्राकृतिक संसाधनों को देख के उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करे, उन पर अपना अधिकार जमाए, उन देशों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूं आपको कि हमारे देश पर वर्षों तक किसका शासन रहा था? ब्रिटेन का शासन रहा था। ठीक है, तो जहां ब्रिटेन ने देखा कि भारत के पास अपार धन संपदा है, कई सारे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो ब्रिटेन ने हम पर कब्जा किया। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था तो हम पे कब्जा किया, कई सालों तक राज किया और कितनी मुश्किल के बाद, कई सालों के बाद हमें आज़ादी मिली थी। क्लियर हो गई बात कि उपनिवेशवाद क्या कहलाता है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, कौन कौन सी? पुर्तगीज और स्पेनिश सेनाओं की विजय के सिलसिले की शुरुआत हो रही है अब यहाँ पे। तो पुर्तगीज और स्पेनिश ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं, ठीक है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में, यानी कि सिर्फ जो है अपनी सेनाओं के दम पर नहीं जीतती थी, उनके पास शक्तिशाली हथियार भी थे। कौन से? स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे, अब आप सुने, बीमारी की बात बताना थी ना आपको कि विजय, व्यापार और बीमारी। व्यापार करने के लिए दूसरे देश में आए, देखा कि भाई यहाँ पे तो अपार धन संपदा है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यहाँ के कच्चे माल से हम नई चीजें बना के दूसरे देशों में महंगे दामों पर बेच सकते हैं। तो ये हो गई व्यापार की बात। अब देखा कि भाई यहाँ से तो व्यापार बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, क्यों ना इस देश पे ही विजय प्राप्त की जाए। तो उनके पास विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली सेनाएं नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत सैनिक हो, उनके सैनिक जितने भी हो वो बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा नहीं था। किस जरिए उनने विजय प्राप्त करी? अब बीमारी की बात यहाँ पे आती है कि यह हथियार क्या था? यह हथियार क्या था? यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। चेचक का नाम आपने सुना होगा। तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। ठीक है, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी।
मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था? शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जब तक खोज नहीं हुई थी तो वो लाखों सालों से एक अनजान देश था, दुनिया से अलग थलग रहता था। फिर पुर्तगीज और स्पेनिश ने उस पर आक्रमण करने की सोची, वहां से व्यापार किया और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी। लेकिन पुर्तगीज और स्पेनिश के पास कोई शक्तिशाली सेना नहीं थी। उनने क्या किया भाई? उनके पास थे क्या? चेचक के कीटाणु थे। तो उनके पास हथियार के रूप में क्या था कि जब वो दूसरे देश पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, तो चेचक के कीटाणु उनके साथ वहां पे पहुंचे और लाखों सालों से अमेरिका दुनिया से अलग थलग था, दुनिया से कोई परिचय नहीं था, आवागमन नहीं था, तो वहां के लोगों के पास जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी किसी नई बीमारी से लड़ने की। तो क्या हुआ जो है, जब उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी तो उनके शरीर में वो जो कीटाणु थे वो आसानी से प्रवेश कर गए। फिर फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक की बहुत मारक साबित हुई, यानी कि चेचक नाम की कीटाणु जो है फैल गए और चेचक नाम की बीमारी पूरे अमेरिका में फैल गई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे अमेरिका महाद्वीप में फैल गई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब में ये बीमारी फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। ठीक है, यूरोपीय लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन अब बाकी जो लोग संक्रमित थे वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उनके जरिए जो है बीमारी वहां पे पहुंच रही है। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। भाई, ना सेना की जरूरत है, ना युद्ध की जरूरत है, ना किसी तबाही की जरूरत है, मात्र एक कीटाणु, मात्र एक सबसे शक्तिशाली हथियार कीटाणु। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे इस कीटाणु ने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह जो है घुसपैठियों की जीत का रास्ता जो है आसान होता चला गया। क्लियर हो गई ये बात? इतनी बातें क्लियर? यहां तक कोई समस्या आपको? पूरी कहानी समझ में आई? पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे व्यापार एक देश से दूसरे देश में पहुंचा, कैसे पूंजी पहुंची, कैसे लोग पहुंचे, कैसे भोजन पहुंचा, ठीक है, कैसे संस्कृति पहुंची और अंत में कैसे बीमारियों के द्वारा एक देश ने दूसरे देश पर बिना सैनिक हथियारों के अपनी विजय का रास्ता खोजा। क्लियर हो गई इतनी बातें? इतनी कहानी जो है क्लियर? चलिए 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। यूरोप ने ही ये सब चीजें फैलाई हैं। ठीक है, धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड भी दिया जाता था, यानी कि जो व्यक्ति धार्मिक रूप से वहां पे संतुष्ट नहीं है उनको कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका की ओर जाने लगे। तो यूरोप से अमेरिका की ओर क्यों भागे लोग? ठीक है, ये कुछ कारण थे कि गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य था, बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, तभी तो अमेरिका में भी इनने बीमारी पहुंचाई। धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्ट जो व्यक्ति थे धार्मिक रूप से उनको कड़ा दंड दिया जाता था। तो इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका पहुंचे। 18वीं सदी के पे पहुंचते हैं। अब अपन 18वीं सदी की बात करते हैं कि 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलाम, अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। ठीक है, अब 18वीं सदी में क्या होता है? 18वीं सदी में अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम पकड़कर लाए गए और यूरोपीय बाजारों के लिए, अब यूरोप के लोग अमेरिका में जाके बाजार कर रहे हैं, तो अमेरिका में 18वीं सदी में अफ्रीका से गुलाम पकड़ के लाए गए और यूरोपीय बाजारों के लिए चीनी और कपास का उत्पादन उन अफ्रीकी मजदूरों द्वारा किया जाने लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इमेज आपको दिख रही है। यहाँ पे जो है कई सारे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कई सारी महिलाएं भी हैं, बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गुलामों की खरीद फरोख्त का चित्र है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि इतने अच्छे से कपड़े पहने हुए सजे धजे व्यक्ति गुलाम कैसे हो सकते हैं। तो गुलामों की खरीद फरोख्त, न्यू ऑरलियंस लिस्टेड लंदन, न्यूज 1851,
एक खरीदार नीलाम के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। ये जो खरीदार है वो हर एक गुलाम को गौर से देख रहा है, जिसमें 4 औरतें आपको दिख रही हैं और लंबी टोपी पहने यहाँ पे आपको कुछ 7 पुरुष दिख रहे हैं। उनके साथ आपको इधर पे 2 बच्चे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें साइड में 2 बच्चे भी हैं जो कि किस लिए खड़े हैं, ये व्यक्ति बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था, ताकि उन मजदूरों के द्वारा जो मजदूरी मिले वो अच्छी मिले, पैसा अच्छा मिले, इसलिए उनको एकदम टिप टॉप करके बाजार में उतारा जाता था। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, 18वीं शताब्दी का समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता था। हमारा भारत देश जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दोनों देशों को दुनिया के सबसे धनी देशों में जाना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, यानी कि पूरे एशिया में जितना भी व्यापार था सब में किसकी पहुंच थी? भारत और चीन की थी। भारत और चीन दोनों ही एशियाई देश हैं, ठीक है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए थे और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा था। कब से? 15वीं सदी से चीन ने जो है दुनिया से कटने लगा था, ठीक है। उसके बाद देखें कि चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। जब चीन ने अपने पैर पीछे करने लगा और अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा तो इन दोनों वजह से विश्व व्यापार का केंद्र जो है पश्चिम की तरफ खिसकने लगा था, यानी कि चीन पूरब में है और ये सारे पश्चिमी देश हैं। तो जब चीन ने अपना रास्ता पीछे कर लिया, यानी कि चीन जो इस रास्ते से पीछे हट गया, अपने कदम पीछे कर लिए 15वीं सदी तक, और अमेरिका जो है आगे बढ़ता जा रहा था, तो जो विश्व व्यापार है वो चीन की बजाय कहाँ खिसक गया? पश्चिम की तरफ खिसक गया, यानी कि पूरब की बजाय पश्चिम की तरफ खिसक गया, ठीक है। अब यूरोप ही जो है विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, यानी कि यूरोप जो गरीबी और भुखमरी का शिकार था, उनके पास संसाधन नहीं थे, कई सारी बीमारियां वहां मौजूद थीं, ठीक है, लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार थे। अब वही देश, अब यूरोप ही जो है विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था। आई बात समझ में? क्लियर हुई इतनी बातें? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो फटाफट से बताएं। इतनी कहानी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो जल्दी से बता दें। यहाँ पे हम बात करें भूमंडलीकृत विश्व के बनने की, आधुनिक युग के पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो फटाफट से आप सभी नीचे कमेंट करके बता दें मुझे। क्लियर? ऑल क्लियर सभी को? चलिए, तो जो है आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने जाना कि आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया किस तरीके से प्रारंभ हुई। तो काफी सारी चीजों के बारे में हमने जाना कि कैसे लोगों की यात्रा एक देश से दूसरे देश में हुई, फिर धीरे धीरे व्यापार हुआ, फिर धीरे धीरे पूंजी आना शुरू हुई, भोजन की यात्रा के बारे में जाना, उसके बाद विजय, बीमारी और व्यापार की यात्रा के बारे में जाना, और अपन ने जाना कि यूरोप जो कि एक गरीबी और भुखमरी से ग्रस्त देश था, बीमारियों से ग्रस्त देश था, उसने किस तरीके से अपने वैश्विक व्यापार को बढ़ाया और अपनी काया पलट कर दी। क्लियर? चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। और आपको क्या करना होगा अगले सेशन से जुड़ने के लिए और हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए? आपको हमारे यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको ये सारे टॉप कोर्सेस। कौन कौन से? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में। उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और अदर स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी एंड
ओलंपियाड। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।